नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। पिथौरागढ़ से सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है। युवक की मॉर्निंग वॉक के दौरान अचानक मौत हो गई है। मुनस्यारी जीआईसी मैदान में अचानक युवक गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस वहां पर पहुंच गई है मौके पर। 23 साल का मृतक युवक बताया जा रहा है। लीलम का रहने वाला ये युवक है जो फिलहाल अचानक निकला था सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए और वहीं पर गिर गया। एक मैदान है वहां पर जीआईसी। अचानक युवक वहां पर गिरा और उसकी मौत मौके पर ही हो गई है। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक की उम्र 23 साल की है और वो लीलम का रहने वाला है। देहरादून से बड़ी खबर लेते हैं। बीजेपी यूथ विंग की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत 92 युवा नेता प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 6 मंत्री, मीडिया सेल में 7 लोग शामिल किए गए हैं। 5 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। 9 लोगों को आईटी और सोशल मीडिया सेल में शामिल किया गया है। 43 लोग विभिन्न सेल में सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही सभी संगठनात्मक 14 जिलों में जिला अध्यक्ष भी घोषित कर दिए गए हैं। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी यूथ विंग की सुनील, अब कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। कितने कितने लोगों को कहां-कहां नियुक्त किया गया है? देखिए नीलू, ये लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी पार्टी के अंदर, क्योंकि करीब महीने का समय हो गया था जब से यूथ की जो कार्यकारिणी है उसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। अब जाकर यूथ कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, लेकिन ये बेहद जम्बो जेट यूथ कार्यकारिणी है। इसमें 90 के आसपास पदाधिकारी रखे गए हैं। इसके अलावा भी कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा होनी है, तो आप लगाइए कि करीब 100 से 150 सदस्यों वाली एक कार्यकारिणी होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी जम्बो जेट कार्यकारिणी बीजेपी यूथ विंग की है। इसमें भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जो भाजपा के संगठनात्मक रूप से जो 14 जिले हैं उनके जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, इसमें पहले एक गाइडलाइन पार्टी नेतृत्व के द्वारा दी गई थी कि जो भी जिलाध्यक्ष बनेंगे उनकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो 14 के 14 जिलाध्यक्ष हैं ये सभी 30 साल से ऊपर इनकी आयु सीमा है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टी की लाइन थी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक लाइन दी थी, उसका भी इसमें समुचित तौर पर पालन नहीं किया गया है। इसके साथ साथ गढ़वाल और कुमाऊं, पहाड़ और मैदान में भी इसमें असंतुलन इस पूरी सूची में नजर आ रहा है। ये पार्टी के अंदर चर्चा शुरू हो गई। तो ऐसे में जब चुनाव बहुत नजदीक है, विधानसभा के बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में जो कार्यकारिणी यूथ विंग की है उसे बहुत बड़ा रखा गया है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई थी। तो क्या इसमें आगे चलकर कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है क्या सुनील? देखिए नीलू, फेरबदल का तो कह नहीं सकते, लेकिन पार्टी के अंदर जरूर इसको लेकर मतभेद की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि पहले भी जब यूथ कार्यकारिणी की घोषणा होते होते रोक दी गई थी, तो उसमें भी बड़ा सवाल यही था कि जिन लोगों के कारण यूथ कार्यकारिणी की घोषणा तब रोकी गई थी, उनकी आयु सीमा का सवाल खड़ा हो रहा था कि वो 30 और 35 साल की जो आयु सीमा रखी गई थी प्रदेश पदाधिकारियों के लिए, वो उसको भी क्रॉस कर रहे थे। तो सवाल ये भी उठता है कि जब आपने उस समय पर 35 साल की आयु सीमा से ज्यादा के लोगों को लेने से इनकार कर दिया था, तो अब जाकर फिर जब आप महीने भर बाद आपने दोबारा कार्यकारिणी घोषित कर दी है, तो फिर इसमें आयु सीमा का क्यों नहीं पालन किया गया? ये जरूर पार्टी के भीतर से ये आवाज उठती है और इसको लेकर मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो काफी जद्दोजहद के बाद यूथ विंग की कार्यकारिणी की घोषणा तो हो गई, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें लोगों को खटक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जल जीवन मिशन की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में सुबह करीब 11:30 बजे से यह समीक्षा बैठक की जाएगी। सितंबर 2021 तक हर घर नल, हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। और कर्मकार कल्याण बोर्ड पहले हरक सिंह रावत फिर दमयंती रावत की विदाई को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब इसी बोर्ड में भयंकर गड़बड़ी सामने आई है। पिछले 4 सालों में बोर्ड के खाते में विभिन्न मदों में 482 करोड़ रुपए आए, लेकिन इन पैसों की बंदर बाट की बात सामने आ रही है। पिछले 2 साल में 403 करोड़ रुपए खपा दिए गए। करोड़ों के ऐसे सामान खरीद लिए गए जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। हालत यह है कि बोर्ड के खातों में सिर्फ केवल 78 करोड़ रुपए ही बचे हैं। इसमें भी 15 करोड़ रुपए
वो है जिनमें ट्रांजैक्शन पर बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने रोक लगा दी थी। और हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 के पास इस गड़बड़ी की एक्सक्लूसिव जानकारी है और वही जानकारी साझा की जा रही है। और अब आपको बताते हैं कि 403 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए। तो बोर्ड की फाइलों के मुताबिक कोरोना काल में 27 करोड़ रुपए की राशन किट बांटने का दावा किया गया। मजदूरों की बेटियों की शादी पर 71 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 33 करोड़ की सिलाई मशीन तो 33 करोड़ की ही साइकिलें बांट दी गई। 6 करोड़ के कंबल बांटे गए तो इसके दुगुने यानी 12 करोड़ रुपए के सैनिटरी नैपकिन बांट दिए गए। इतना ही नहीं, 4 करोड़ रुपए के छाते खरीद लिए गए तो करीब 15 करोड़ रुपए की 16 लालटेन बांटी गई। अब इस मामले में नई सचिव ने विस्तार से जांच की बात कही है। फाइलों को निकलवा रहे हैं, स्पेशली जो फाइनेंशियल रिलेटेड है उनको निकाला जा रहा है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि पुरानी फाइलों को जहाँ पर है लास्ट में खत्म करके हम नई फाइलिंग शुरू करें, ताकि कल को कोई जांच भी होती है या किसी भी स्तर पे कार्रवाई होती है तो हमारे पास हमारा कार्य न रुके। अब देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जो आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन जो भी हम करेंगे, अब हम पहली प्रायोरिटी है कि फाइनेंस का कोई यहाँ पे बैठना चाहिए जो आज की डेट में नहीं है। और कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले पर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और एनजीओ चलाने वाली उनकी बहू से जवाब तलब किया है। एक याचिकाकर्ता ने इस गठजोड़ पर सवाल खड़े किए हैं। राशि इकट्ठा करने में ये बोर्ड विफल रहा है और साथ ही साथ बोर्ड के द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं एक एनजीओ के माध्यम से चलाई जा रही थी, जो कि तत्कालीन अध्यक्ष के रिलेटिव का एनजीओ था। तो इस पूरे विषय को याचिका में उठाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था। और नारसन में तैनात उप शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौर एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार आनंद भारद्वाज ने उनके द्वारा काम में बरती जा रही लापरवाहियों की एक लिस्ट तैयार कर डीजी एजुकेशन मीनाक्षी सुंदरम को भेज दिया है, जिसमें बृजपाल सिंह राठौर द्वारा कई बार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही सारी सूचनाएं मिलती हैं। हमें जो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराने होते हैं उन्हीं के द्वारा कराने होते हैं, और जब उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लगातार अवहेलना कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों के आदेशों को मान नहीं रहे हैं, अपनी अलग सरकार चला रहे हैं, तो जाहिर है कि स्मूथली रनिंग के लिए हमने उनसे पहले जो 20 अगस्त को दिया गया एडिशनल चार्ज था उसको वापस ले लिया है। कोई बड़ी बात नहीं। और बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट में 40 निकायों से जुड़े नए क्षेत्र में 10 साल तक भवन नहीं कर लेने की प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जो राशि करीब 25 करोड़ 47 लाख के आसपास होती है। वहीं चारधाम में ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था में भी बदलाव का फैसला लिया गया है। अब 10 सीटर तक वाहन ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनवा सकेंगे। कैबिनेट में हर ब्लॉक में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाने पर मुहर लगी है। वहीं उत्तराखंड खंडसारी नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के हर न्याय पंचायत में एक मधु ग्राम बनाने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया गया है। निकायों में थे जो नवीन क्षेत्र थे, तो जो 10 वर्ष तक इन पर भवन कर का बैठेगा, लगभग 25 करोड़ 47 लाख बैठेगा, जो आकलन एक किया है। तो ये 10 वर्षों तक हम लोग नहीं लेंगे। हाँ। और राज्य स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत 9 नवंबर को गैरसैंण जाएंगे और ये सरकार कुछ नई सौगात गैरसैंण और प्रदेश की जनता को देगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ खास मौकों पर गैरसैंण जाने से क्या होगा। इसी साल मार्च में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके मुख्यमंत्री ने सभी को चौंका दिया था, और अब राज्य के 20 साल पूरे होने का समारोह गैरसैंण में होगा, जिसमें भविष्य की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री कर सकते हैं। क्योंकि वो एक राजधानी है हमारी और उसी निमित्त हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम वहाँ पर हो सकते हैं, जिन पर अभी हम निर्णय तो ले चुके हैं, लेकिन कुछ फाइल वर्क बाकी है, तो और भी कुछ घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती हैं।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है और हर खास मौके पर मुख्यमंत्री गैरसैंण जा रहे हैं, फिर चाहे वो 15 अगस्त हो या फिर 9 नवंबर। लेकिन यही बात विपक्ष के समझ नहीं आ रही। कभी 15 अगस्त में झंडा फहरा दें, स्थापना दिवस में गैरसैंण चले जाएं, इससे बात बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा था बड़े यहाँ पर फ्लैक्स लगे हुए थे कि साहब ऐतिहासिक काम किया। अरे ऐतिहासिक काम क्या किया? अगर आपने झंडा फहरा दिया तो क्या ऐतिहासिक काम है? उसका निर्माण किसने करा ये महत्वपूर्ण है, और वो निर्माण कांग्रेस ने कराया है। अभी भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि 58 विधायकों के साथ अगर वो उत्तराखंड की सर्वमान्य और सारी जनता की मांग राजधानी गैरसैंण को घोषित नहीं कर सकते तो उनके लिए ये इस आने जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी गैरसैंण के विकास को 2022 में बड़ी उपलब्धि बताकर सियासत को साधना चाहती है, तो वहीं विपक्ष ये कहकर सरकार को घेरने में लगा है कि सिर्फ खास मौकों पर गैरसैंण जाने से क्या हासिल होगा। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 4 पहाड़ी जिलों में हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान अब जारी कर दिया है। उत्तरकाशी, प्रयागराज, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारती, लगातार हमने देखा कि पीछे कुछ दिनों में कई जगह पर बर्फबारी भी हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि हल्की बर्फबारी की संभावना है, बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग क्या कह रहा है इसको लेकर? ऊंचाई के इलाकों के लिए कहा गया है नीलू, इन 4 जिलों के लिए खास तौर पर कि वहां पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है और इसका जो असर है वो मैदानी जिलों में, निचले इलाकों में देखने को मिलेगा। ठंड यहाँ पर बढ़ सकती है, शीतलहर देखने को मिल सकती है। सुबह शाम हालांकि ठंड होने लग गई है अब उत्तराखंड में, लेकिन अब अगर ये बर्फबारी होती है तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि शीतलहर चलने लगेगी। तो लोगों को थोड़ा बच के रहना होगा कि अब ठंडियों का आगाज हो चुका है और अगर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होती है जिस तरीके से मौसम विज्ञान की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है तो जाहिर तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ने के आसार। और भारती, क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है? अमूमन उत्तराखंड की बात की जाए, आप लोग भी वहां पर देखते होंगे, क्या नवंबर के महीने से इस तरह से ठंड पड़नी शुरू हो जाती है या फिर इस बार कुछ जल्दी ठंड पड़नी शुरू हो गई है? देखिए, अक्टूबर एंड से शुरू हो जाता है ये सिलसिला। हालांकि इस बार जो है वैसे ही मॉनसून देरी से गया है तो अब तक हो जाती है और ये रूटीन ही है, हमेशा से इसी तरीके का देखने को मिलता है नीलू। तो उसी प्रक्रिया के तहत अब हम कह सकते हैं कि ठंडियों का आगाज हो गया है। हल्का कोहरा सुबह शाम देखने को भी मिल रहा है और अब ये ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जिस तरीके से हो रही है तो जाहिर तौर पर ठंड अब और ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए भारती, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। विधायक उमेश शर्मा काऊ के पत्र से भाजपा में खलबली मच गई है। रायपुर विधायक काऊ ने भाजपा नेत्री इंदु बाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदु बाला पर पार्टी प्रशिक्षण शिविर में पूर्व सीएम बहुगुणा के लिए अपशब्द कहने का आरोप लगाया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। उमेश शर्मा काऊ बहुगुणा कैंप के माने जाते हैं। बहुगुणा के साथ ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में काऊ आए थे। और खबर बागेश्वर से, जहां पर जंगल सर्दियों में भी धधक रहे हैं। तस्वीरें पंत क्विराली और नीलेश्वर के जंगल की है, जहां पर लगातार जंगलों में आग फैलती जा रही है, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। बागेश्वर की तस्वीरें जहां पर जंगल में आग लगी हुई है। स्लाइड जो नहीं हुई। और अल्मोड़ा जिले के जौरासी के पास जैनल देघाट सड़क पर एक 6 महीने के गुलदार का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि शावक की मौत किसी वाहन की टक्कर में हुई होगी या फिर पहाड़ से गिरकर इसकी मौत हुई है।
अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिंगौड़ी, चॉकलेट और खेचुआ देश भर में प्रसिद्ध है और जो भी पर्यटक यहाँ घूमने आता है वो जरूर अल्मोड़ा की जो मिठाई है उसे याद के रूप में अपने घर लेकर जाता है। लेकिन अब मिठाई में एक्सपायरी डेट लिखने के फैसले से व्यापारी नाराज हैं। उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की अब तैयारी हो रही है। मिठाई की ट्रेयों में एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट हम लिख सकते हैं लेकिन एक्सपायरी का कोई मानक तय नहीं किया जा सकता कच्चे मालों का। और अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो हमारी ये खबर आपके लिए है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकारी स्कूलों के 75,000 बच्चों को फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए शिक्षा विभाग तैयार करने जा रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल के 75,000 बच्चों को अंग्रेजी स्कूल के बच्चों से कंपटीशन करवाने के लिए तैयार कर रहा है, जिसके तहत बच्चों की वोकैबुलरी को मजबूत करने की तैयारी है। साथ ही बच्चे कॉलेज या नौकरी के समय अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाए ना, इसके लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है। 9वीं से छात्रों को क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें सही उच्चारण से लेकर शब्दों की समझ, लिखना और पढ़ना सिखाया जाएगा। 10 लेवल्स के लिए अलग अलग कोर्सेज डिजाइन हुए हैं कि कितना बच्चे को आना है। जैसे ही वो एक लेवल पूरा कर लेगा, अपने आप ऑटोमेटिक सेकंड लेवल में चला जाएगा। 10 लेवल में आते आते वो बच्चा इंग्लिश बोलने लगेगा और साथ में जो उसके लिखना है, कम्प्रिहेंशन लिखना है या चीज़ को समझना है, ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद कर पाएगा। तो इससे पूरे प्रदेश के बच्चों को फायदा होगा। वहीं टीचर से लेकर बच्चे भी मानते हैं कि इसकी शुरुआत क्लास 3 से ही हो जाए तो रिजल्ट और बेहतर आएंगे। कंपटीशन के जमाने में जल्द शुरुआत जरूरी है। इस समय भी अगर ये पहल है तो बहुत अच्छी पहल है और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हमारे बच्चे जरूर उससे लाभान्वित होंगे। अगर हमें इंग्लिश छोटे बचपन से सिखाया जाए तो हम भी उनके तरह कैप्चर कर सकते हैं इंग्लिश को, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी तो मतलब हमें जैसे हिंदी परिवार के जो हिंदी बोलते हैं। हम शुरू से इंग्लिश सीखते तो मतलब हम कहीं भी जाके अब फुल कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाते, हमें किसी के सामने हिचकिचाना नहीं पड़ता, शर्मिंदगी नहीं होती है। वैसे हर शनिवार को स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग डे मनाया जाता है, लेकिन उसकी हालत भी किसी से छिपी नहीं है। अब जब टीचर और बच्चों को अंग्रेजी बोलने में असहजता महसूस होती है तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि स्पीकिंग क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट साकार हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम देहरादून ने प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 100 ग्राम प्लास्टिक लाने पर एक मास्क आपको मुफ्त में दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा बनाए गए स्टॉल पर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक लेकर मुफ्त में मास्क ले जा सकता है। अभियान का उद्देश्य शहर में प्लास्टिक को खत्म करने के साथ ही कोरोना महामारी में मुफ्त में मास्क उपलब्ध कराना है। ये बहुत बढ़िया है, ये चलना चाहिए। शहर में थैलियाँ कम होंगी, प्लास्टिक कम होगा, सफाई रहेगी, नालियों जिससे चौक हो जाती हैं, इससे साफ सुथरा रहेगा। निर्धारित मानक कर रखे हैं कि जो जितनी प्लास्टिक लेके आएगा उसके हिसाब से उनको मास्क निःशुल्क दिए जाएंगे। इसके 2 पर्पज़ होंगे। एक तो जो प्लास्टिक इधर उधर लोग फेंकते हैं या बेकार होती है उसका संग्रहण होगा और उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि शहर में साफ सफाई बनी रहे। और साथ ही साथ क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है तो लोगों को एक प्रेरणा भी मिलेगी कि लोग मास्क पहनें और अपने आप को कोरोना जैसी विभीषिका से बचाएं। और देहरादून के घंटाघर में सौंदर्यीकरण और गांधी पार्क में भी म्यूजिकल फाउंटेन का काम पूरा हो गया है। अब शहरवासियों को जहां घंटाघर पर खूबसूरत फाउंटेन नजर आएगा, वहीं गांधी पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन नजर आएगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। म्यूजिकल फाउंटेन के लिए पार्क में बैठने की भी व्यवस्था की गई है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।